हाय गाइस, स्वागत है मणिभूषण टॉपर अड्डा 400+ में। हम क्वेश्चन क्या करेंगे 10वीं क्लास का जो चैप्टर है हम लोग क्या जैव प्रक्रम। इसमें क्या है हम लोग का एक नंबरिया प्रश्न क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहता है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क किससे संबंधित है तो क्या कहेंगे, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, उत्सर्जन हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है प्रश्न कि यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर कि पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है जी, जल का वहन के लिए, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो आंसर हम लोग का इसमें क्या हो जाएगा, जल के वहन का वाला आंसर हम लोग का हो जाएगा। उसके बाद कह रहा प्रश्न कि क्या कह रहा है कि 3 नंबर की स्वपोषी के पोषण के लिए आवश्यक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी उसके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो सभी विकल्प क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर कहता है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह प्रक्रिया कहाँ होती है, कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। आंसर क्या हो जाएगा आपका, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद कहता है प्रश्न की प्रश्न 9 क्या है, देखिए 9 कह रहा है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है, 100 ml, 20 ml, 30 वही mg है, और क्या कहता है 40 mg। तो आंसर हम लोग क्या हो जाएगा, 20 mg। फिर कहता है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में। आंसर क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल में। उसके बाद कहता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, वसा की प्राप्ति होती है, प्रोटीन की, ग्लूकोज की, प्रकाश की। तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज की। उसके बाद प्रश्न क्या कहता है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है, यानी मछली किससे सांस लेती है, यही कहना चाहता है। त्वचा से, फेफड़ा से, गिल्स से, नाक से। तो आंसर क्या हो जाएगा, गिल्स। इसके बाद कहता है कि रेजिन एवं गंध कहाँ संचित रहता है, फ्लोएम में, क्रोटेक्टस में, छाल में, पुराने जाइलम में। आंसर क्या हो जाएगा, पुराने जाइलम में। उसके बाद कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है, कौन उत्सर्जी अंग है, वृक्क, अग्नाशय, आँख, कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, वृक्क। देखिए इसमें एक और इसका पार्ट बाकी था, क्या है, इसमें कहता है कि क्षुद्रांत में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमिलेशन, लाइपेज। आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिप्सिन द्वारा। कहता है कि श्वसन की प्रक्रिया के दौरान प्रथम चरणों में ग्लूकोज कोशिका द्रव में 3 कार्बन अणु में विखंडित होती है, उससे अणु नाम लिखे, उसके अणु नाम लिखे। तो क्या हो जाएगा उसका आंसर। अब इसमें पे क्या कहता है, पायरुवेट, लैक्टिक अम्ल, इथेनॉल, उसके बाद कहता है अमीनो अम्ल। आंसर क्या हो जाएगा, पायरुवेट। कहता है कि मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठों में बांटा है, 2, 4, 3, 5। आंसर क्या हो जाएगा, 4। इसके बाद कह रहा है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, मतलब पादपों में फ्लोएम का क्या काम है, जल का वहन करना, भोजन का वहन करना, अमीनो अम्ल का वहन करना, ऑक्सीजन का वहन करना। आंसर क्या हो जाएगा, भोजन का वहन करना। ठीक है, देखिए इसी चैप्टर में क्या हम लोग को पढ़ना है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या कहता है, 1 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की उपस्थिति में अभिक्रिया के पश्चात किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो क्या क्या होगा जी, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन और जल होता है, इस चीज़ का निर्माण होता है। सेकंड प्रश्न कहता है कि पाचन के दौरान आमाशय के माध्यम को अम्लीय बनाने का काम कौन करता है। तो क्या कहेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद प्रश्न कहता है हम लोगों का कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया जाता है। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसी प्रवर्धक होते हैं जो अवशोषण की सतह
सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। उसका प्रश्न क्या कहता है हम लोग का कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। तो क्या बताएंगे आंसर में कि वसा का पाचन अग्नाशय द्वारा स्रावित लाइपेज एंजाइम से होता है। यह प्रक्रम क्षुद्रांत में होता है। ये क्या होता है? क्षुद्रांत में होता है। चलिए इसका नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह किस रक्त नलिका में होता है। तो क्या इसमें आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा धमनी। क्या हो जाएगा? धमनी। क्या होगा? धमनी हो जाएगा। ठीक है। तो कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल कहाँ कार्य करता है। तो क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, यानी प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में कार्य करता है। इसके बाद प्रश्न क्या कहता है, घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं को लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता क्यों होती है। तो क्या बोलेंगे आंसर में, घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं को सेलुलोज के पाचन के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। इसके बाद देखिए 8वां प्रश्न कहता है कि कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा का उपयोग क्या है। तो क्या कहेंगे, कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा का तत्काल ही एटीपी नामक अणुओं के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिका के अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होती है। अब देखिए इसके बाद इसका प्रश्न क्या कहता है, लघु उत्तरीय प्रश्न। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो आंसर क्या बताएंगे, जब हम भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं तब लार में मौजूद एमिलेस एंजाइम उसमें मिक्स हो जाता है और कुछ कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही प्रारंभ कर देता है। देखिए प्रश्न क्या कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थिति कौन से हैं, उसके उत्पाद क्या है। तो क्या बोलेंगे, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति, क्लोरोफिल की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, उसके बाद जल की उपस्थिति। स्वपोषी पोषण के उत्पाद कौन कौन है, तो ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है और क्या आपका जल है। अब प्रश्न कहता है कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, उदाहरण देकर बताएं। तो क्या कहेंगे कि जब श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो उससे वायवीय श्वसन कहते हैं। जैसे मनुष्य में वायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। जब श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है तो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। जैसे में ईस्ट में अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया पाई जाती है। अब देखिए जी, अब हम लोग क्या है, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इसमें क्या कहता है कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। यह क्यों आवश्यक है, यह क्यों आवश्यक है, तो क्या बताएंगे जी। देखिए दोहरा परिसंचरण भी ऑक्सीजनित रक्त शरीर के विभिन्न भागों में महाशिराओं द्वारा दाएं आलिंद में इकट्ठा किया जाता है। फिर से सुनिएगा, दोहरा परिसंचरण में बी ऑक्सीजनित रक्त शरीर के विभिन्न भागों से महाशिराओं द्वारा दाएं आलिंद में इकट्ठा किया जाता है। जब दायां आलिंद सिकुड़ता है तो यह दाएं नीलय में चला जाता है। जब दायां नीलय सिकुड़ता है तो यह भी ऑक्सीजनित रक्त फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फुफ्फुस में चला जाता है, जहाँ पर गैसों का विनिमय होता है। यह रक्त ऑक्सीजनित होकर फुफ्फुस शिराओं के द्वारा वापस हृदय में बाएं आलिंद में आ जाता है। जब बायां आलिंद सिकुड़ता है तो यह ऑक्सीजनित रक्त बाएं नीलय में आता है। जब बायां नीलय सिकुड़ता है तो यह रक्त शरीर के विभिन्न भागों में महाधमनियों के माध्यम से वितरित किया जाता है। अतः वही रक्त हृदय के चक्र में हृदय में से 2 बार गुजरता है। यह एक बार ऑक्सीजनित और दूसरी बार विऑक्सीजनित रक्त के रूप में है। इसी को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इसका महत्व क्या है, तो हमारे हृदय 4 कोष्ठों से मिलकर बना है।
इसके ही कारण हमारे शरीर के विभिन्न भागों को ऑक्सीजन रक्त वितरित किया जाता है। इसके कारण से ही कोशिकाओं व ऊतकों में ऑक्सीजन का वितरण सही आवश्यकता अनुसार बना रहता है। अब देखिए, अब प्रश्न क्या कहता है कि मानव उत्सर्जन तंत्र की सचित्र व्याख्या करें। तो आंसर क्या हो जाएगा? मानव उत्सर्जन तंत्र एक जोड़े वृक्क है। मानव उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा क्या है? वृक्क है। एक मूत्र वाहिनी, एक मूत्राशय, एक मूत्र मार्ग होता है। क्या होगा इसमें? वृक्क मतलब दो जोड़ा में एक जोड़ा में रहेगा, दो रहेगा। एक मूत्र वाहिनी होगी और एक क्या होगा? मूत्राशय होगा और एक क्या होगा? मूत्र मार्ग होगा। कहते वृक्क के उदर्ग में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। प्रत्येक वृक्क में एक मूत्रवाहिनी मूत्राशय में खुलती है। मूत्रवाहिनियां वे नलियां होती है जो मूत्र को वृक्क से मूत्राशय में ले जाती है। यह मूत्र जमा होता है। यहाँ क्या होता है? मूत्राशय में, यानी मूत्राशय में मूत्र क्या होता है? जमा होता है। मूत्राशय बड़ा होता है और हमारे शौचालय जाने तक मूत्र को जमा के रखता है। मूत्र मार्ग कहलाने वाली नली जो मूत्राशय से जुड़ी होती है मूत्र मानव शरीर से बाहर निकलता है। ये देखिए, ये क्या है आपका? यहाँ पर वृक्क धमनी यहाँ पर दिखा रहा है। ये क्या कहता है? वृक्क कह रहा है। कहता है कि वृक्क शिराएँ, यहाँ पर क्या है आपकी? वृक्क शिराएँ हैं। कहता है कि महाधमनी देख रहे हैं, मोटी वाली महाधमनी। कहता है कि मूत्रवाहिनी यानी इससे क्या होता है? मूत्र आपका जाता है। ये क्या है आपका? मूत्र महाशिरा। ये क्या है आपका? ये जो है आपका क्या है? महाशिरा है। उसको कहता है कि मूत्राशय। ये देख रहे हैं मूत्राशय, यहाँ पर क्या है? मूत्राशय। इसी में मूत्र इकट्ठा होता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कहते हैं मूत्र मार्ग, यानी मूत्र मार्ग इसके माध्यम से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। कौन सा? अतमूत्र। अब देखिए जी, प्रश्न क्या कहता है कि मनुष्यों में पोषण के विभिन्न चरणों की व्याख्या करें। तो क्या हो जाएगा? मनुष्यों में पोषण के विभिन्न चरण निम्नलिखित हैं। पहला कहता है कि अंतर्ग्रहण द्वारा पोषण होता है। भोजन को शरीर के भीतर अर्थात आहार नाल तक पहुंचाने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। यह एक भोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। अब दूसरा पॉइंट के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो क्या हो जाएगा? पाचक रस के बारे में देखते हैं। ठोस जटिल बड़े अघुलनशील भोजन कणों को अनेक एंजाइमों की सहायता से तथा विभिन्न रासायनिक व भौतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से सरल और छोटे घुलनशील कणों में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। कितना सुंदर परिभाषा इसका दिया है। अब देखिए, इसके बाद हम लोग क्या कहता है कि अवशोषण, यानी अवशोषण क्या है? तो क्या कहेंगे? भोजन के कण छोटे हो जाते हैं तो वे छोटी आंत की दीवार से गुजरते हुए खून में मिल जाते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा? तो अवशोषण कहलाता है। अब देखिए चौथा पॉइंट। चौथा क्या कहता है? स्वांगीकरण। तो क्या कहेंगे? अवशोषित भोजन का शरीर के प्रत्येक भाग और प्रत्येक कोशिका तक पहुंचकर शरीर की वृद्धि व मरम्मत के लिए ऊर्जा उत्पादित करना स्वांगीकरण कहलाता है। पांचवा पॉइंट क्या कहता है? बहिष्करण। तो कहेंगे मल के रूप में अन्नपचे भोजन के गुदा मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया बहिष्करण कहलाती है। अब देखिए जी, अब प्रश्न क्या कहता है? चौथा प्रश्न कह रहा है कि जीवों में श्वसन की प्रक्रिया को विस्तार से बताएं। तो क्या बताया जाएगा? देखिए, जीवों द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन कर ऊर्जा निर्माण करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज 6 कार्बन परमाणु अणु का 3 कार्बन वाले अणु में विखंडन है। यह प्रथम कोशिका द्रव्य में होता है।
इसके पश्चात पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में पाइरूवेट का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल तथा ऊर्जा में होता है और हमारी पेशीय कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में जब पाइरूवेट का विखंडन होता है तो लैक्टिक अम्ल एवं ऊर्जा का निर्माण होता है। अब देखिए प्रश्न क्या था हम लोग का, कहते हैं गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कुपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित हैं। तो क्या कहेंगे, फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है जो अंत में गुब्बारे जैसी संरचना में अंतःकृत हो जाते हैं, जिससे कुपिका कहते हैं। कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिसमें गैसों का विनिमय हो सकता है। तो प्रश्न कहता है उसके बाद वाला प्रश्न कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद हैं। तो क्या कहेंगे, जलीय जीव जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है, इसीलिए जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों दर की अपेक्षा द्रुत होती है, यानी कम होती है। एक सवाल प्रश्न क्या कहता है कि अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। तो हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका निम्नलिखित होती है। यह अक्रियाशील एंजाइमों को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है जिससे वे क्रियाशील अवस्था में आ जाते हैं। उसके बाद कहता है कि यह भोजन में विद्यमान सूक्ष्म जीवों को मार देता है, यह भोजन को नरम कर देता है। ये इतना अमाशय में अम्ल की भूमिका है। इसके बाद कहता है प्रश्न 7वां कहता है कि स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। तो कहेंगे स्वपोषी जो पौधे या जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी पोषण कहलाते। उदाहरण हरे पौधे, उदाहरण में क्या बोलेंगे, हरे पौधे बोलेंगे। दूसरा पॉइंट कहता है कि विषमपोषी पोषण वे जीव जो अपने भोजन के लिए पूर्ण व आंशिक रूप से किसी दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं विषमपोषी पोषण कहलाते हैं।